देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है? है मैम। है दीदी। अच्छा এটাও তো লাগবে না কোনটা বাজেট তুই আজকে যেটা দিয়েছিস এটা আর আগের দিন তো দুটোই তো আছে বাজেট 3 ওকে আপলোড ডাউনলোড করা আছে আগের দিনের বাজেট 3 পিডিএফটা আর আজকের বাজেট করে পিডিএফ এই তো বাজেট 3 এই তো বাজেট এটা আর এ কোথায় করা আছে যেরকম পড়া থাকে রিড মোডে করতে চাস এই তো রিড এসে ভিউতে যা এটা ডাউনলোড করা নেই ডাউনলোড করা আছে কি বলেছো ডাউনলোড করে কি এটা আসবে কত নম্বর অঙ্ক করাবে শুরু করে দে। এটা ইউজ করি এটা ঠিক আছে এটা ইউজ করি ক্লিক করে দিস এটা ইউজ করি এই হাতটা ইউজ করি না দুটো হাত চালান না गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रिया तो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 सब कोई देखो तुम लोग के पास पीडीएफ होगा तो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखो वेट स्क्रीन शेयर कर देती हूँ स्क्रीन शेयर हो गया यस मैम। है दीदी। देखो क्या बोला है गोल्डमैन कंपनी लिमिटेड गोल्डमैन कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स ऑन ए सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल बजट तो ये जो कंपनी है ये फ्लेक्सिबल बजट सिस्टम ऑपरेट करती है ठीक है विद द एड ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर गुड मॉर्निंग रोशनी গুড মর্নিং দিদি, শুরু করে দিয়েছিলে? না এই শুরু করলাম ও আমার ফোনে একটু একটা সেটিং চেঞ্জ হয়ে গেছিল তো আমি জয়েনই করতে পারছিলাম না। ও আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে এই শুরু হচ্ছে আচ্ছা। with the aid of the following information you are required to prepare flexible budget prepare करना है वैसे भी देखो ये जो कंपनी ये फ्लेक्सिबल बजट ही ऑपरेट करती है फ्लेक्सिबल मतलब हर एक एक्टिविटी लेवल पे हो सकता है इसलिए देखो यहाँ पर 3 एक्टिविटी लेवल है at 80% at 90% and 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी showing the profits that would result at this level ठीक है तो हम लोगों को दिखाना है कि क्या आउटपुट होगा अगर हम लोग ये 3 एक्टिविटी लेवल पे ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट देखो पॉइंट क्या है द प्रेजेंट सेल ऑफ 8 लाख तो प्रेजेंटली सेल कितना हो रहा है 8 लाख यूनिट एट रेट 10 ईच इज एट द नॉर्मल लेवल ऑफ 80% तो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी है 80% और इस पे जो सेल यूनिट है वो है 8 लाख यूनिट और जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है 10
इफ द आउटपुट इज इंक्रीज टू 90%, अगर आउटपुट 90% इंक्रीज हो जाता है, द सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 2.5%, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 2.5% से कम हो जाएगा। एंड इफ द आउटपुट रीच 100%, अगर आउटपुट 100% हो जा रहा है तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% इन ऑर्डर टू रीच ए वाइड मार्केट। अब देखो ये पॉइंट एक बार फिर से बताते क्या है। अगर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है, ये देखो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल जो है वो है 80%, और आउटपुट अगर 90% एक्टिविटी लेवल तक हम लोग ले जाते हैं और आउटपुट इंक्रीज हो जाता है अप टू 90%, तो सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 10 रुपीज। यहाँ पर है @10, ये बताया जा रहा है कि 2.5% से हम लोगों को कम करना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 90% अगर हम लोग एक्टिविटी लेवल यूज करेंगे और उस पर जो भी प्रोडक्शन होगा तो हम लोगों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? अगर 2.5% रिड्यूस हो जाएगा तो 10 रुपीज है अभी जो सेलिंग प्राइस है, उस पर 5% कम करके मुझे बताओ कितना होगा? 9.7 9.75। इस एक्टिविटी लेवल पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9.75। एंड इफ द आउटपुट रीच 100%, अगर 100% हम लोग एक्टिविटी लेवल करेंगे तो द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय, ओरिजिनल कौन सा है? 10, यही गिवन है हम लोगों को अभी, वो 5% से रिड्यूस हो जाएगा। तो बताओ कितना होगा? 10 का 5%, 10 into 5%, 0.5 मतलब 50 पैसा, 9.5। तो ये देखो, ये अगर वाइड मार्केट तक हम लोगों को पहुंचना है, अगर हम लोग को पूरा मार्केट लेना है, तो हम लोग अगर अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे तो हम लोग को सेलिंग प्राइस भी कम करना है, और कैसे कैसे कम करना है उसका इंफॉर्मेशन था पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 पे देखो, द प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट देखो कितना है? @5। किस तरह से प्राइम कॉस्ट बना हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 3.5, डायरेक्ट लेबर कितना है? 1.25, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 0.25। तो देखो डायरेक्ट जो भी खर्चा होता है वो प्राइम कॉस्ट होता है। तो मटेरियल का 3.50, लेबर का 1.25 एंड एक्सपेंस का 0.25। तो बताओ टोटल करके 5 होता है कि नहीं? देखो ये प्राइम कॉस्ट जो 5 दिया हुआ है, टोटल करके देखो 5 होता है कि नहीं? 25 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 50 एंड 51, 3, 1, 4 एंड 5। तो देखो 5 रुपीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 रुपीज हो रहा है प्राइम कॉस्ट। If output reaches 90% level of activity and above a saving of 5% can be affected in the purchase price of raw material। इसका मतलब क्या है? बोला जा रहा है कि अगर आउटपुट हम लोग 90% तक लेके जाते हैं, मतलब अभी तो 80%, अगर हम लोग 90% एक्टिविटी लेवल पे पहुंच जाएंगे या फिर उससे ज्यादा यानी 100%, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। किस चीज पे? रॉ मटेरियल जो भी प्राइस पे अभी हम लोग खरीद रहे हैं दैट इज 3.50, इस पे हम लोग सेविंग्स ला सकते हैं। कितना? 5%। यानी अगर ज्यादा अमाउंट खरीदा जाता है, ये पता ही है तुम लोगों को, अगर हम लोग क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का परचेज प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तुम लोग एक चीज खरीदोगे तो वो फिक्स प्राइस रहता है, बोलते हैं कि अगर 5-6 चीज खरीद लोगे तो फिर भी कम कर सकते हो। उसी तरह से अगर क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज करेंगे तो परचेज प्राइस कम हो जाएगा, और यहाँ पर बता रहा है कि कितना कम होगा? 5% से कम हो जाएगा। तो ये जो रॉ मटेरियल है 3.50, इस पे 5% कम करके बताओ कि 90 और 100% पे रॉ मटेरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5% कम करके मुझे बताओ कितना होगा? 3.325 90% में 3.325। 3.325 हो जाएगा। ये देखो इस पे कम कर लो 5% तो हो जाएगा 3.325, यानी 90% एक्टिविटी लेवल पे कितना हो जाएगा? 3.325। ये दोनों एक्टिविटी लेवल पे मटेरियल का प्राइस इतना कम होगा। ये पॉइंट 2 पे बताया है। पॉइंट 3 में क्या बताया? वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड क्या है? यहाँ पर सेल्समैन कमीशन विल बी 5% ऑफ द सेल वैल्यू। तो जब हम लोग सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेल वैल्यू यानी यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस,
तो यूनिट 8 लाख है 80% पे, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 90% पे हम लोगों का जो यूनिट है कितना होगा, 100% पे यूनिट कितना होगा। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, ये देखो सेलिंग प्राइस जो है ये 10 है, ये गिवन था, और ये दोनों कम हुआ है, एक शायद 2.5% कम हुआ था जिसका वैल्यू 9.75 आया था, और एक 5% कम हुआ है जिसका वैल्यू 9.5 आया था। तो ये सेल वैल्यू आ जाएगा, और जितना सेल वैल्यू आएगा उस पर हम लोग को 5% कमीशन कैलकुलेट करना है सेल्समैन का। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड देखो दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है सुपरविजन दिया हुआ है, पावर, हीट एंड लाइट, मेंटेनेंस, सेल्समैन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। अब ये सब एक्टिविटी लेवल, ये सब एक्सपेंस का क्या है, देखो कंडीशन ये बताया है कि ये जितना भी एक्सपेंस है, ये जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ था, जितना भी एक्सपेंस है ये सब है इंक्रीज हो जाएगा 5% इफ आउटपुट रीचेस 90%। ये जो है ये इस पे क्या चेंजेस होगा, ये 5% इंक्रीज हो जाएगा अगर 90% एक्टिविटी लेवल पे जाएंगे। ये सारा किस एक्टिविटी लेवल का है, 80%, बिकॉज पूरा क्वेश्चन ही 80% का दिया हुआ है, तो 90% होगा तो ये 5% इंक्रीज, ये सब 5% इंक्रीज हो जाएगा। एंड बाय 10% इफ रीचेस 100%, और अगर हम लोग 100% के लिए करेंगे तो ये सारा 10% करके इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है। देखो फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, ये 80% एक्टिविटी लेवल के लिए जितना है अदर एक्टिविटी लेवल के लिए भी उतना ही होगा, नो चेंजेस, बिकॉज ये है फिक्स्ड ओवरहेड। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है फॉर द एक्टिविटी लेवल ऑफ 80%, 90% एंड 100। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया तुम लोग को। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन देखने में, बड़ा बिकॉज बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, गोल्डमैन कंपनी लिमिटेड। तो तुम लोग कैलकुलेटर रखो ताकि फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बता सको, ताकि हम लोग मैक्सिमम सम्स कवर कर सको। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स 80%, 90%, 100%, 80%, 90%, 100%। बेसिकली हम लोग को फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है ये 3 एक्टिविटी लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स यूनिट और सेल्स वैल्यू ये सब लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सेल्समैन कमीशन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हेल्प हो जाएगा। तो पॉइंट 1 लिख लेते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन ही सेल्स यूनिट से स्टार्ट था, तो सेल्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं यूनिट, और हम लोग को गिवन है 80% का डेटा, तो 80% यानी 8 लाख होगा, तो 90% में कितना होगा बताओ। $87,75,000। 87,75,000, 9 लाख होगा ना, 8 9 लाख। लाख, वो मैंने इंटू करके बता दिया था। 9 लाख, हाँ 9 लाख, अगर 80% इक्वल टू 8 लाख होगा, 90% है। अब सेलिंग, दीदी सेल्स यूनिट 80% है 90% है 9 लाख और 100% है 10 लाख। लिखिए। और सेलिंग प्राइस था 10, 9.75 और 9.5। 10 और यहाँ पर देखो 10 माइनस एक्चुअली 2.5%, ये हम समझाने के लिए लिख दिए किस तरह से आया है। तुम लोग डायरेक्ट 9.75 लिख सकते हो, और ये एक्चुअल प्राइस पे 5% कम करना है, तो कितना हो जाएगा 9.5, वो 2.5। अब पॉइंट 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेल्स वैल्यू। अब सेल्स वैल्यू मतलब 0.1 इंटू 2 यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, तो सेल वैल्यू हो जाएगा 80 लाख। यहाँ पर सेल वैल्यू हो जाएगा 9.75 से इंटू करके देख लो, 87,75,000 आएगा। तुम लोग इंटू करते जाओ और ये 95 लाख आ जाएगा।
ये रुपीस में है, ये सॉरी रुपीस। 95 लाख 9 लाख। अब हम लोग जो भी यहाँ पर हम लोग को कॉस्ट बताया गया था, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड, ये सारा कॉस्ट हम लोग लिखेंगे। तो पॉइंट ए पहले लिखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल का ही इंफॉर्मेशन था तो पहले वही लिख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल जो है फर्स्ट वाले में हो जाएगा 8 लाख, मैंने एल लिखा है लाख की जगह, 8 लाख इंटू, अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना था, दीदी 28 लाख 80% है। 28 लाख। नाइन्टी परसेंट है 292500। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर दिख रहा है 3.50 था जब 80% एक्टिविटी लेवल होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल 8 लाख इंटू 3.50, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 लाख। नेक्स्ट 9 लाख था एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये 5% क्या हो जाएगा, 90% जब हम लोग का एक्टिविटी लेवल होगा तो 5% हम लोग डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। तो 3.5% पे ये यहाँ पर हम दिखा देते हैं, -5% करके जितना आएगा वो यहाँ पर लिखना है हम लोगों को। तो 3.5 इंटू 5% माइनस इक्वल टू, तो 3.325 आएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 9 लाख से इंटू करने पे 29,92,500। लास्ट एक्टिविटी लेवल है 10 लाख का, और इसमें भी वही बोला है 5% का ही हम लोग सेविंग्स कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32,25,000। फिर डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर देखो, डायरेक्ट लेबर है 1.25, तो डायरेक्ट लेबर 1.25 और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, @1.25, तो 8 लाख इंटू 1.25, तो देखो कितना होगा। ये काम करता है, ऐड करने में ठीक रहेगा, तो यहाँ पर और ब्रैकेट से नहीं लिखते क्योंकि ये तो सब में ही 1.25 करके होगा। 10 10 लाख, ये 10 लाख हो जाएगा, 11,25,000, 9 लाख इंटू 11,25,000, हाँ 1.25, 11,25,000, ये सब 1.25 से इंटू होगा, 10 लाख इंटू 1.25 यानी 12,50,000। out of 12,50,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस 0.25 है, 0.25 देखो यहाँ दिया हुआ है, ये देखो 0.25, और इसमें भी कोई चेंजेस के बारे में नहीं बताया था, तो सब में 0.25 यानी 25% सोच लो, 8 लाख का 25% होता है 2 लाख, 9 लाख का 25% होगा 2,25,000, एक ही बात है, 0.25 करो या 25% करो, और ये हो जाएगा 2 लाख। और एक वेरिएबल ओवरहेड था हम लोगों का सेल्समैन कमीशन, बाकी तो था फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल। तो सेल्समैन कमीशन हम लोगों को बताया गया था, जो भी सेल वैल्यू होगा उसके ऊपर 5%, ठीक है। तो ये देखो सेल वैल्यू क्या आया हम लोग का, इस पेज में है सेल वैल्यू 80 लाख, 87 लाख, 75 एंड 95 लाख, और ये सब पे 5% हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो 80 लाख पे 5% कैलकुलेट करने से
8 5 से 40, 4 लाख हो जाएगा। फिर 9.75 करके 87,75,000 पे 5%, 438,750 4,38,750 और लास्ट 9 का 475,000 4,75,000। ये हो गया वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल। अब नेक्स्ट हम लोग सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में देखो क्या क्या है। सेमी वेरिएबल में है देखो सुपरविजन, पावर, ये सब देखो। ये 80% का है, तो 80% का तुम लोग जस्ट इसे देख के जितना सारा है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तक जितना है वो लिखते जाओ। फिर 90% एंड 100% हम बताते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले है सुपरविजन, 80,000 है। नेक्स्ट है पावर, हीट एंड लाइट, मेंटेनेंस, सेल्समैन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये देखो ये सारा खर्चा मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिया। अब वैल्यू लिखते हैं 70 40 50 60। तो पावर है 70,000, 70 40 50 60, 50,000 60,000 एंड लास्ट है 1 लाख 2 लाख, 1 लाख 2 लाख। अब इसमें देखो क्या बोला है। ये जो सेमी वेरिएबल खर्चा है ये किस तरह से चेंजेस होगा। These are expected to increase by 5%। तो 5% करके इंक्रीज होगा अगर हम लोगों का एक्टिविटी लेवल 90% पहुंच जाता है। तो 10% करके अगर 100% होगा तो ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये सुपरविजन, ये जो है 90% वाला था, ये कॉलम है 80% का, पिछले पेज से चल रहा है ये वाला, ये है 100% का। तो 80% तो हम लोग को पता था। ये सब में 5% इंक्रीज करो। तो 80,000 पे 5% इंक्रीज कर दो। 80,000 इंटू 5%, फिर कैलकुलेटर में देखो 4,000 आएगा, प्लस इक्वल टू दबा दो तो आंसर आ जाएगा 84,000। और इस पे 10% इंक्रीज कर दो। इस पेज को यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे, क्योंकि बता ही दिया है। तो 80,000 इंटू 10%, तो 8,000 होगा, प्लस इक्वल टू कर लो 88,000 हो जाएगा, 88। फिर नेक्स्ट ये है 80% एक्टिविटी, ये 90% और ये 100%। तो ये सब 5% करके होगा, ये 10% करके होगा। तो ये 5% करके देखो कितना आता है। ये 73,500 आ जाएगा। और ये 5%, 5 4 से 20 यानी 42,000 हो जाएगा। 5 5 से 25 यानी 52,500 हो जाएगा। ये 63 हो जाएगा, 5 6 से 30, 63,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1,05,000। ये 5% 5,000 होगा। ये हो गया 5 से 10,000, 2,10,000। और अब सब पे 10% इंक्रीज करो। 7 लाख पे 10%, 7,000 यानी 77,000। अच्छा, उसके बाद इस पे 10%, 44 55 इस तरह से आ जाएगा। ये देखो 44,000, ये हो जाएगा 55,000, ये हो जाएगा 66,000, ये हो जाएगा 1,10,000 और ये हो जाएगा
2,20,000, क्योंकि 10 इंटू करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। ये हो गया वेरिएबल। अब हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, पॉइंट सी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सब में इक्वल रहेगा, एक बार लिखेंगे, वही देख के बाकी सब में हम लोग लिखेंगे। रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स डिपार्टमेंट, जनरल। अच्छा, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स, डेप्रिसिएशन। तो रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन, उसके बाद था एडवर्टाइजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जनरल, एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। बस एक्सपेंस लिखना है 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 4 लाख। इसमें भी सेम हो जाएगा क्योंकि फिक्स्ड है। फाइव लाख, फिर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मैंने सेल्स डिपार्टमेंट आगे लिख दिया। 2,50,000 और 7,50,000। तो पहले सेल्स डिपार्टमेंट है 2 लाख, ये पहले लिख दिया है, तो 2 लाख यहाँ पर लिखेंगे। और जनरल है 50,000, शायद जनरल 50,000, एडमिनिस्ट्रेशन 50,000। 7,50,000। बस अब हम लोग को टोटल कैलकुलेट कर लेना है, फिक्स, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। फिर हम लोग चाहे तो उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं सेल वैल्यू माइनस करके। टोटल कॉस्ट दीदी, टोटल कॉस्ट है दीदी 87,000। हाँ, 70 लाख हो गए। হ্যাঁ, তো 7,000 ওটাই 70 লাখ আছে। अच्छा, 70 পুরো लाख। ভেঙে বলছি। अच्छा, 70 लाख होगा ये वाला। अगर तुम लोग सारा एक्सपेंस ऐड करोगे दैट इज, তবে ये देखो, 411 ये देखो, ये सारा एक्सपेंस एज वेल एज ये सब अगर टोटल करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा 70 लाख। तो ये तुम लोग बाद में भी चेक करके देख सकते हो। 74,11,250 नेक्स्ट वाला होगा, और लास्ट हो जाएगा 79,60,000। 79,60,000। अब प्रॉफिट चेक करो, प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सेल्स है 80 लाख, कॉस्ट है 70 लाख, तो प्रॉफिट हो जाएगा 10 लाख। ये वाला माइनस 10 करना লাখ पड़ेगा। আর এদিকে হয়ে যাবে জি 87 लाख 75 माइनस 74 लाख 11,250, यानी 13,63,007। और लास्ट 95 लाख माइनस 79,60,000, यानी 15,40,000। ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। में डिटेल्स ज्यादा था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ठीक ठाक था। यहाँ पर मेन जो है ये इंक्रीज डिक्रीज, ये तुम लोग को देखना है कि कब कौन से एक्टिविटी लेवल पे कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पर अलग पार्ट था। बाकी जैसे हम लोग फ्लेक्सिबल बजट करते हैं उसी तरह से करना है।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। The profitability statement of government company limited has been summarized as follows. तो देखो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलता है। कॉस्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल जो कि वेरिएबल होता है, डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। अब यहाँ पर बता रहा है कि द बजटेड कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी है इस कंपनी का बजटेड मतलब एस्टिमेटेड कैपेसिटी क्या है 20 लाख। ये देखो रुपीस दिया हुआ है, यहाँ कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ है, मतलब ये 20 लाख रुपए का सेल करवा सकती है। मतलब कितना यूनिट ये नहीं पता, लेकिन जितना यूनिट भी है वो 20 लाख का सेल जो है वो डिनोट कर रहा है, यानी 20 लाख का कंपनी सेल करवा सकती है, ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। बट द की फैक्टर इज सेल्स डिमांड, लेकिन डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटी होने से क्या हुआ, अगर डिमांड नहीं है तो फिर उतना सारा प्रोडक्शन नहीं करना है ना, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स भी नहीं होगा, क्योंकि डिमांड नहीं है तो क्यों प्रोडक्शन करें। उसके बाद देखो इट इज प्रोपोज्ड, तो इसलिए क्या प्रपोजल क्या है, दैट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज करना है हम लोगों को, ठीक है। Utilize the existing capacity that is 20 lakh. The selling price of this only product manufactured by the company should be reduced by 5%. तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी जो है वो है 20 लाख। तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अभी सेल चल रहा है 15 लाख का, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है इसे अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कंपनी को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए बजट बना हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 5% कम करना पड़ेगा। तो 20 लाख अगर हम लोगों का बजटेड कैपेसिटी है, इस पे अगर हम लोग 5% कम करेंगे, क्योंकि सेल वैल्यू कम करना है, और पिछले वाले सम्स की तरह हम लोग को पर यूनिट सेल वैल्यू नहीं बताया, मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस नहीं बताया। जैसे उसमें 10 रुपीज था, फिर वो कम करके 9.5 हुआ, फिर 9.75 हुआ, 2.5% कम करके। यहाँ पर सेल वैल्यू को ही कम करना पड़ेगा, बिकॉज सेल वैल्यू मतलब ये 20 लाख मतलब क्या है, ये है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट। तो अगर हम लोग को सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग टोटल वैल्यू को ही कम करके चेक करेंगे कि अगर ये टोटल वैल्यू कम होता है तो जो सेलिंग प्राइस है मतलब कितने का सेल फिर कंपनी कर सकती है। तो 20 लाख पे 5% कम करके देखो कितना होता है। बताओ कितना होता है। 19 लाख। 19 लाख, तो 19 लाख हो जाएगा सेल वैल्यू, ठीक है। मतलब ये वाला फिर से देख लो, कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 20 लाख है, और ये कैपेसिटी अगर कंपनी को यूटिलाइज करना है तो कंपनी को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके लिए बजट बना हुआ है उसका प्राइस जो है सेलिंग प्राइस 5% कम करना है। अब ये सेलिंग प्राइस हम लोगों को नहीं पता पर यूनिट की, हम लोग इस पे 5% लगा दे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टोटल जो है ये मैक्सिमम कैपेसिटी है और ये सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस कम करने बोला, यूनिट का तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग टोटल सेल वैल्यू को ही 5% कम कर देते हैं। यानी अगर हम लोग फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो हम लोग का सेल वैल्यू जो 20 लाख तक हो सकता था वो 5% कम करना पड़ेगा, दैट इज 19 लाख हो जाएगा। फुल कैपेसिटी जब यूटिलाइज करेंगे तब 19 लाख का सेल कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग को 5% सेलिंग प्राइस कम कर। फिर नेक्स्ट देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फोरकास्ट स्टेटमेंट व्हिच शुड So the effect of the proposed reduction in selling price, हम लोगों को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें ये जो हम लोगों ने अपना सेलिंग प्राइस 5% रिड्यूस कर दिया है, जिसके वजह से हम लोगों का जो फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करने के बाद सेल 20 लाख होने वाला था जो कि अभी 19 लाख में हो जाएगा, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, एंड इंक्लूड एनी चेंजेस इन कॉस्ट एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। और इसमें कॉस्ट में क्या चेंजेस होगा, अब देखो कॉस्ट में तो चेंजेस होगा क्योंकि हम लोग को जो कॉस्ट वैल्यू दिया वो 15 लाख रुपए का सेल के लिए दिया हुआ, तो 15 लाख सेल वैल्यू है, तो इसमें भी सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट है।
तो ऑब्वियसली इसका सेलिंग प्राइस हम लोग को नहीं पता, यूनिट भी नहीं पता, लेकिन टोटल अगर 15 लाख है तो ये क्या है, ये फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं है, क्योंकि फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करना मतलब 20 लाख रुपए का सेल करने के बराबर था। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट ऑब्वियसली कम है। ये 15 लाख का सेल है, मतलब क्या, यहाँ पर यूनिट ऑब्वियसली क्या है, कम है। तो ये जो कॉस्ट है ये भी कम यूज हुआ होगा, क्योंकि अगर हम लोग यूनिट प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल तक, ठीक है, फिक्स्ड को छोड़ देते हैं, फिक्स्ड में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे 20 लाख रुपए का प्रोडक्शन करो या फिर 15 लाख रुपए का प्रोडक्शन करो। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या क्या चेंजेस होगा वो हम लोगों को देखना है। इन कॉस्ट एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या क्या, देखो सेल्स फोरकास्ट। तो देखो ये हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट कर लिया है कि अगर रिडक्शन कर देते हैं सेलिंग प्राइस पे 5%, तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगा आफ्टर रिडक्शन 19 लाख। जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है इन लोगों ने भी बता दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 19 लाख। अब डायरेक्ट मटेरियल देखो किस तरह से कम या बेसी होगा। डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस जो है 2% पर यूनिट बढ़ेगा, ये पर यूनिट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को तो यूनिट पता नहीं है कि अगर हम लोग 19 लाख रुपए का सेल करेंगे तो कितना यूनिट प्रोडक्शन करेंगे। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%, और डायरेक्ट वेजेस जो है उसका रेट क्या बढ़ेगा 5% पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर यूनिट, और फिक्स्ड ओवरहेड will increase by 20,000। फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 20,000 बढ़ जाएगा। ये तो इजी है, 4,40,000 में अगर हम लोग 20,000 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4,60,000। ये तो इजीली कैलकुलेट हो गया, लेकिन ये हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें और एक पॉइंट हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोगों का सेल जो है वो 15 लाख के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग का जो फोरकास्ट दिया हुआ है, जो एक मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है, समराइज स्टेटमेंट, वो 15 लाख के हिसाब से दिया हुआ है। अब हम लोग जो सेल करना चाहते हैं वो 20 लाख के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, डिमांड के वजह से हम लोग को सेलिंग प्राइस जो है वो थोड़ा कम करना पड़ रहा है, दैट इज 5%। सेलिंग प्राइस जो हम लोग को कम करना पड़ रहा है 5%, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग वैल्यू है, वो करेंटली कितना है 15 लाख, और फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है 20 लाख। एक्चुअली सेल तो है 20 लाख का ही, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो तो डिमांड की वजह से हम लोग को उसे 5% कम करके 19 लाख करना पड़ रहा है। तो बताओ अगर हम लोगों को ये परसेंटेज इंक्रीज चेक करना है कि अगर हम लोग अपना सेलिंग यूनिट बढ़ा रहे हैं तभी तो 20 लाख का सेल हो सकता है, लेकिन वो अलग बात है कि मार्केट डिमांड की वजह से हम लोग इसे 5% कम में से सेल करेंगे। तो अगर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 20 लाख है और हम लोगों का एग्जिस्टिंग जो चल रहा है वो 15 लाख है, तो हम लोग अपना सेल कितना रुपए बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपना सेल जो है वो कितना बढ़ा रहे हैं, 15 लाख से 20 लाख में बढ़ा रहे हैं, कितना 5 लाख। 5 लाख। तो हम लोग का जो सेल वैल्यू है वो 5 लाख बढ़ रहा है। तो 5 लाख कितने पे बढ़ रहा है 15 लाख पे। 5 लाख जो बढ़ रहा है 15 लाख है प्लस 5 लाख हो रहा है तभी 20 लाख होगा। तो परसेंटेज में बताएंगे तो कितना हो जाएगा 5 लाख 15 लाख, 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, तो कितना हो जाएगा देखो 1/3 33.33%, यानी हम लोग का सेल 1/3 या फिर 33.33%, यानी हम लोग का जो सेल है वो 33.33% या फिर 1/3 हम लोग इसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोगों का ये जो कॉस्ट है ये कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट वाला हम फिर से बता रहे हैं, ये देखो इस तरह से करेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले लिखेंगे फोरकास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, फोरकास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तो देखो सेल कितना है, सेल है, हम लोग किसका बजट बना रहे हैं 15 लाख का बना हुआ है। 20 लाख से हम लोग 19 लाख में ट्रांसफर हो जाएंगे, बिकॉज 20 लाख का जो सेल है वो अब 19 लाख में होगा,
और उसके लिए हम लोगों को फोरकास्ट बजट बनाना है। ये देखो सेल फोरकास्ट जो है 19 लाख का है, तो सेल वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सेल वैल्यू लिखेंगे हम लोग, या फिर सेल्स लिख सकते हैं 19 लाख। अब इससे हम लोग को क्या करना है, लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब ये डायरेक्ट मटेरियल किस तरह से कैलकुलेट करें देखते हैं। वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीज कितना हो रहा है सेल, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मतलब रुपीज में, मतलब इनटू करके जो आएगा, ठीक है, तो सेल्स वॉल्यूम फ्रॉम प्रेजेंट सेल, तो कितना हो रहा है, हम लोग फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे जो कि है 20 लाख का, वो सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है वो तो मार्केट कंडीशन है, लेकिन फुल कैपेसिटी यूटिलाइज मतलब 20 लाख, और माइनस करेंगे यहाँ पर हम लोग 15 लाख, तो इंक्रीज कितना हो रहा है 5 लाख। अब 5 लाख इंक्रीज जो हो रहा है प्रेजेंट कंडीशन से हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज देखते हैं कितना है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है 5 लाख डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग क्या है 15 लाख, 15 में 5 ऐड होगा तभी ना 20 तक होगा, तो इनटू 100, तो ये हो जाएगा 33 एंड 1/3%, या फिर सिंपली 1/3, या फिर इसे लिखा जा सकता है 33.3333%, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन 1/3 यूज करेंगे, ये मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी बताया था, अगर 1/3 इस तरह से यूज करेंगे तो हम लोग का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया 33.33%, इसका मतलब हम लोग का सेल्स वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पर यूनिट मिसिंग है, तो हम लोग का सेल्स वॉल्यूम जो है, मतलब अगर यूनिट रहता तो यूनिट कितना करके बढ़ रहा है 33.33% करके बढ़ रहा है, तो यूनिट बढ़ेगा तो नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा तो ऐसे ही बढ़ेगा, अगर हम लोग 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मटेरियल का खर्चा जितना होगा, अगर 5 यूनिट करेंगे वो तो ऐसे ही इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर 1 यूनिट का एट द रेट ऑफ 10 है तो 5 यूनिट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10, ये तो 10 रुपीज ही होगा, जबकि ये 50 हो जाएगा, फिर इस पे अगर इंक्रीज हो रहा है वो अलग बात है। तो पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यूनिट चेंजेस होने की वजह से हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट जो है वो कितना बढ़ रहा है, तो क्योंकि हम लोग के यहाँ पर यूनिट गिवन नहीं है, हम लोग को क्या गिवन दिया हुआ है, हम लोग को सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज देख लिया कि अगर हम लोग सेल्स वॉल्यूम की तरह सोचेंगे तो सेल्स वॉल्यूम जो है मतलब सेल प्राइस इनटू यूनिट, ठीक है, ये ओवरऑल इंक्रीज कितना हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है 1/3 कर। तो यहाँ पर देखो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल जो है वो नॉर्मली कितना है 4,50,000 आई थिंक है 4,50,000, यहाँ तो 4,50,000 है डायरेक्ट मटेरियल। अब यहाँ पर ये तो है 15 लाख के सेल के लिए, ठीक है, अगर सेल्स वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा तो ऐसे ही बढ़ेगा, अगर मेरा यूनिट बढ़ जा रहा है क्योंकि मेरा 15 लाख की जगह 19 लाख का सेल हो रहा है तो वैसे ही मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ने के लिए तो हम लोग का मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे फॉर इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होने के वजह से कितना हो जाएगा 4,50,000 का जो खर्चा है वो 1/3 करके बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा देखो 4,50,000 का 1/3 1,50,000 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल यूनिट इंक्रीज होने की वजह से, जो कि यूनिट यहाँ पर मिसिंग है, तो फिर हम लोग टोटल लेके इंक्रीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्योंकि सेल 15 लाख के लिए 4,50,000 था और जैसे ही इंक्रीज हुआ तो वैसे ही हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा 6 लाख रुपीज का खर्चा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो बताया है कि डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, ये तो है डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू बढ़ रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि जब 19 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है तो मटेरियल का प्राइस भी बढ़ चुका है जो कि है 2% पर यूनिट। अब यहाँ पर भी पर यूनिट हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेल वैल्यू है इस पे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन प्राइस,
इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस की वजह से कितना होगा, देखो अगर प्राइस इंक्रीज ना होता तो हम लोग को 6 लाख रुपीज ही पे करना पड़ता मटेरियल के लिए, अगर हम लोगों को 19 लाख का सेल चाहिए था तो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है तो हम लोग यहाँ पर जो 6 लाख है इस पे 2% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,12,000। तो पूरे क्वेश्चन में हम लोगों को एक बार अपना मतलब यूनिट के लिए इंक्रीमेंट, हाँ बताओ मैम एक्चुअली साउंड क्लियर नहीं हो रहा है। क्या चीज, मैम साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है, हाँ मैम बस ब्रेक होके आ रहा है। ओके देखते हैं। बाकी लोगों को आ रहा है साउंड? हाँ दीदी। अच्छे, हाँ मैम। अच्छा हेलो, अब आ रहा है? हाँ मैम आ रहा है, लग रहा है मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम था शायद, हाँ वही हाँ होगा। मैम। अब आ रहा है थोड़ा हाँ बहुत? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हर एक एक्सपेंस के लिए पहले तो हम लोग को देखना है कि हम लोग का यूनिट जब बढ़ रहा है तो क्या खर्चा बढ़ेगा, फिर उसके बाद अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो वो खर्चा कितना और बढ़ जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद हम लोग को लेना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है, ये देखो डायरेक्ट वेजेस है हम लोगों का 3 लाख, तो डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे हम लोग 3 लाख। अब ये 3 लाख जो है वो 15 लाख सेल के लिए है, ठीक है। फिर हम लोगों को इंक्रीज करना है ये खर्चा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन द आउटपुट, तो इंक्रीज फॉर सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, मतलब यूनिट बढ़ रहा है, यूनिट बढ़ रहा है कैसे पता चल रहा है, वो 15 लाख के लिए है, ये 19 लाख के लिए, तो यूनिट बढ़ने से कितना हो रहा है 1/3, क्योंकि हम लोग का सेल जो है एग्जिस्टिंग से 33.33% ही बढ़ रहा है, तो 3 लाख का 1/3 यानी 1 लाख। तो हम लोगों का जो खर्चा है वो कितना हो जाना चाहिए, यूनिट बढ़ने की वजह से 4 लाख होना चाहिए, लेकिन मार्केट में देखो डायरेक्ट वेजेस का रेट भी बढ़ चुका है 5%, तो यहाँ पर अब ऐड होगा जो वो है फॉर इंक्रीज इन मार्केट रेट, फॉर इंक्रीज इन वेज रेट, तो ये है 5%, 4 लाख का 5%, तो 5 4 20,000, तो ये हो जाएगा 4,20,000। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट, नहीं डायरेक्ट रजिस्टर हो गया, अब है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, तो वेरिएबल ओवरहेड है देखो 1,20,000 जो 15 लाख के लिए है। अब फॉर इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए 1,20,000 का 1/3, तो ये हो जाएगा 40,000, तो 40,000 इंक्रीज होने पे हो जाएगा 1,60,000, तो ये हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए एक्सपेंस जो है वो इतना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये वेरिएबल ओवरहेड मार्केट प्राइस भी इसका बढ़ चुका है 5% पर यूनिट, तो इस पे लिखेंगे इंक्रीज इन रेट, इंक्रीज इन रेट 1,60,000 का 5% 8,000, तो ये हो जाएगा 1,68,000, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है 1,68,000, 4,20,000 और 6,12,000,
तो ये टोटल हो रहा है 12 लाख। देखो ये टोटल हुआ 12 लाख। अब ऐड करना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड जो कि था 4,40,000 और उसमें शायद 20,000 पे, हाँ 20,000, तो 4,40,000 प्लस 20,000 4,60,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? $16,60,000। अब कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम से। तो सेल्स है 19 लाख माइनस 19 लाख कर दो तो 2,40,000। तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000। तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अगर हम लोग को यूनिट गिवन नहीं होता है तो हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेंगे इंक्रीमेंट का, और एक बार हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज के वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो तो देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन में ये भी बताया है कि मार्केट प्राइस भी चेंजेस हो रहा है, तो मार्केट प्राइस चेंज होने पे जो होगा वो भी हम लोगों को वहाँ पर शो करना पड़ेगा। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 था, ये भी होमवर्क था, ये भी बता देते हैं, इजी है। पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ए सिंगल प्रोडक्ट इज फेसिंग फेवर कंपटीशन सेलिंग इट एट 50 पर यूनिट। कंपटीशन ज्यादा है, 50 पर यूनिट में सेल कर रहा है। द कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 60% लेवल ऑफ कैपेसिटी। अभी कंपनी 60% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे काम कर रही है, जो कि है जिसपे सेल्स लेवल जो है वो आ रहा है 12 लाख। मतलब 60% एक्टिविटी लेवल यूज करने पे 12 लाख रुपीज का, ये ध्यान में रखना है, यूनिट नहीं है, 12 लाख रुपीज का सेल्स हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट है 30 पर यूनिट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में भी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एट 90,000। मतलब सेमी वेरिएबल मतलब आधा फिक्स्ड आधा वेरिएबल। फिक्स्ड अमाउंट है 90,000। व्हेन आउटपुट इज नील, जब आउटपुट कुछ भी नहीं है, तो देखो ये तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आउटपुट नील हो, आउटपुट हो, कम हो, ज्यादा हो, फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही रहेगा, इससे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ये जो लैंग्वेज यहाँ पर दिया है इससे तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट नील होने पे जो होगा, आउटपुट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे भी उतना ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। एंड द वेरिएबल एलिमेंट इन ₹250 फॉर इच एडिशनल 1% लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी 1% भी बढ़ता है, मतलब 1% मतलब 60% है, इससे अगर 1% भी बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, 250 करके बढ़ेगा फॉर 1%। जैसे 61% होगा तो 250, 62% हो जाएगा तो 250 प्लस 250। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हर परसेंटेज 1% लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होने पे खर्चा जो है 250 करके इंक्रीज होगा। ये लाइन का ये मतलब है। फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही होगा, बट एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी और अबव दिस कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50,000। अब अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा अगर एक्टिविटी लेवल 80% या उससे ज्यादा होता है, तो कितना करके इंक्रीज होगा, 50,000 करके। तो हम लोग 50,000 करके इंक्रीज करेंगे। To cope with the competition, the management of the company is considering a proposal to reduce the selling price by 5%. तो क्या है, कंपटीशन के साथ कोप अप करने के लिए क्या किया गया है, सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दिया गया। You are required to prepare statement showing the operating profit at level of activity 60, 70, 80, 90%. सेलिंग प्राइस जो है वो 50 है, रिमेन्स एट 50, सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 5%। अब हम लोग को क्वेश्चन दो बार इसे आंसर निकालना है प्रॉफिट का। एक बार सेलिंग प्राइस अगर 50 रहेगा तो क्या होगा, और अगर सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो दोनों केस में हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्योंकि मार्केट
प्राइस के साथ कोप अप करने के लिए ये लोग अपना जो सेलिंग प्राइस 50 था उसे कम करके 5% कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को दोनों आंसर ही पूछ लिया है कि अगर 50 रहेगा यानी जो एग्जिस्टिंग है वो रहेगा तो क्या होगा, और अगर चेंजेस होगा तो क्या होगा। तो दोनों पे ही हम लोग को आंसर कैलकुलेट करना है। तो पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फ्लेक्सिबल बजट, अब एक्टिविटी लेवल जो है वो है कितने कितने एक्टिविटी लेवल पे बताया गया है 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90। तो प्रेजेंट एक्टिविटी लेवल है 60% जिसपे सेल्स वैल्यू है 12 लाख। अब इस पे यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सेल्स वैल्यू क्या है ₹12 लाख और सेलिंग प्राइस क्या है ₹50 पर यूनिट। तो मुझे ये बताओ कि सेलिंग यूनिट कितना है। 60% एक्टिविटी लेवल पे हम लोग सेल कर सकते हैं ₹12 लाख का और एक यूनिट है ₹50 का। तो बताओ कितना यूनिट हम लोग सेल कर सकते हैं। डिवाइड करना पड़ेगा, बताओ। 24,000। 24,000। तो 24,000 अगर 60% पे है तो बताओ 70% पे कितना होगा। 60% इक्वल टू 24,000। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 70 28,000। ये सब है यूनिट। फिर नेक्स्ट कैलकुलेट करो। 32। 32,000 36,000 ये हो गया यूनिट। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका जो भी कॉस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। पहले लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या था, देखो वेरिएबल कॉस्ट है 250 करके इंक्रीज हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट है 30 पर यूनिट। पहला वेरिएबल कॉस्ट है 30 पर यूनिट, ये जो दिया हुआ है। तो 30 से इंटू करो, यूनिट तो मिल ही गया है। 24,000 इंटू 30 7,20,000 यहाँ पर हम लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 30। कितना हो रहा है देखो 7,20,000। फिर 28,000 इंटू 30 8,40,000। फिर 30 इंटू 32 3 2 6 3 3 9 तो 9,60,000 और ये हो जाएगा 108। अच्छा वेरिएबल के बाद सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल था शायद, देखते हैं। वेरिएबल 30 हो गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मे बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड पार्ट है 90,000। तो सेमी वेरिएबल का दो पार्ट कर लेते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो फिक्स्ड है 90,000। तो फिक्स्ड अगर 90 है तो वो सबके लिए ही 90,000 होगा। मैंने ये एक्सप्लेन भी कर दिया, वहां पर लिखा हुआ था इफ द आउटपुट इज नील लिखा हुआ था। देखो आउटपुट इज नील एंड द वेरिएबल एलिमेंट इन 250 वेरिएबल एलिमेंट इन 250 फॉर ईच एडिशनल 1%। और ये जो सेमी वेरिएबल है इसका वेरिएबल पार्ट क्या है, देखो इसका वेरिएबल पार्ट है 250 करके बढ़ जाएगा अगर एक यूनिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो 250 1% के लिए 250, तो 60% के लिए कितना होगा। ये देखो यहाँ पर बताओ 15,000। 15,000।
फिर उसके बाद बताओ ये कितना हो जाएगा? 17,500। ये 1% इंक्रीज होने पे 250 करके इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 20,000। 20,000। उसके बाद 22,500। 22,500। ये देखो यहाँ पर बताया था द वेरिएबल एलिमेंट्स इन 250 फॉर ईच एडिशनल 1% लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर 1% लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा तो उतना हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने किया है। उसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000। फिक्स्ड कॉस्ट का हेडिंग करेंगे। ओ, इसमें कुछ बताया था कि 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी और उससे ज्यादा होने से 50,000 इंक्रीज होगा। तो 80% मतलब ये वाला, तो 50,000 इंक्रीज करो, 1,50,000 पे 50 इंक्रीज हो जाएगा तो 2 लाख, और 2 लाख पे 50,000 और इंक्रीज नहीं, इसमें कितना बोल रहा है 50,000 करके इंक्रीज बाय दीज कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50,000। अच्छा, 80% और उससे ज्यादा होने से 50% इंक्रीज होगा। तो 1,50,000 का 50,000 इंक्रीज करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, और ये भी 2। ये बताया है कि 60% मतलब 80% या उससे ज्यादा होने से फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 बढ़ जाएगा, तो फिर 2 लाख। उसके बाद टोटल करो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। ये हो रहा है 9,75,000, 10,97,500, 12,70,000, 13,92,500। अब सेलिंग प्राइस लिखेंगे और इसका 2 आंसर कैलकुलेट करना है। एक जो है हम लोगों को कैलकुलेट करना है पॉइंट ए, यानी सेलिंग प्राइस अगर 50 रहेगा तो सेल्स एट द रेट ऑफ 50 करके, तो 50 करके होने से कितना होगा, 24,000 था, 60% वाला 24,000 था यूनिट, तो 24,000 इंटू 50 कितना होगा, 12 लाख। फिर 28,000 इंटू 50, 32,000 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 14 लाख। उसके बाद हो जाएगा 16 लाख, और उसके बाद हो जाएगा 36,000 इंटू 50, 18 लाख। और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट करके। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट कितना है 9,75,000 और 12 लाख, 12 लाख माइनस 9,75,000 कितना हो जाएगा, 2,25,000। फिर 10,97,500, 10,97,500 और 14 लाख, 3,02,500। उसके बाद 3,30,000, और नेक्स्ट है 4,07,500। ये हो गया अगर सेल्स वैल्यू 50 है। फिर एक बार सेल्स कैलकुलेट करेंगे। 5% इंक्रीज करना है, सॉरी डिक्रीज करना है, तो 50 माइनस 5% कितना हो जाएगा, 50 47.5, तो एट द रेट ऑफ 47.5। तो यहाँ पर सेल कैलकुलेट करके फिर प्रॉफिट चेक करना है।
तो यहाँ पर 47.5 इंटू 24,000 था, तो ये हो जाएगा 11,40,000। उसके बाद था 28,000, तो 13,30,000 चेक करते जाओ तुम लोग। और 32,000 इंटू 47.5 यानी 15,20,000। और 36,000 इंटू 47.5 17,10,000। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स माइनस कॉस्ट, पहला कॉस्ट था 9,75,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,65,000। दूसरा था 10,97,500, तो 2,32,500। फिर उसके बाद चेक करो तुम लोग, 12,70,000 था कॉस्ट और 15,20,000, तो 12,70,000 तो हो जाएगा 2,50,000। और ये था 13,92,500, 13,92,500 माइनस ये है 17 लाख, मतलब 17,10,000 माइनस 13,92,500 यानी 3,17,500, 3,17,500। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये इजी था, इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, सेल्स बजट। सेल्स बजट मतलब कितना सेल करना है। अब देखो क्या है, XYZ लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग फिगर। अब ये जो है सेल्स क्वार्टर वाइज दिया हुआ है, मतलब जैसे 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। पहला होता है जैन, तो क्या हो जाएगा, जैन फेब मार्च, फिर मार्च अप्रैल मई, फिर मई जून जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, जैन फेब मार्च, जैन से मार्च, जैन फेब मार्च, अप्रैल से हो जाएगा अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से होगा। देखो 4 क्वार्टर इस तरह से होता है। तो 4 क्वार्टर जो है, 4 क्वार्टर मतलब पूरे साल को डिवाइडेड बाय 4 करो तो एक एक में 3-3 महीना आ जाएगा, 3 मंथ्स करके हो जाएगा। जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये देखो 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, इतना इतना सेल करना है, सारे क्वार्टर का हिसाब दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24 और 50 पर यूनिट। अब टारगेट फॉर 2012, ये 2011 का था, 2012 का टारगेट क्या है, सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज। देखो ब्रैकेट में बोल दिया है, इंक्रीज और डिक्रीज को ब्रैकेट में इसलिए दिया है, जब भी परसेंट मतलब ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में दिया हुआ, इसका मतलब ये डिक्रीज है, और जब ब्रैकेट फॉर्म में नहीं है तो इंक्रीज है, यानी ये डिक्रीज है, दिस वन डिक्रीज और ये डिक्रीज, और ये दोनों है इंक्रीज। तो ये डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये इंक्रीज और ये भी वैल्यू है
इंक्रीज। तो हम लोगों का 2012 का जो टारगेट है उसमें कुछ सेल्स क्वांटिटी इसी तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करना है और सेलिंग प्राइस कुछ इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो हम लोगों को सेल्स बजट जो है प्रिपेयर करना है, कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। ये जो है इसमें क्या करना है, तुम लोगों को डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करो। जैसे यहाँ पर देखो प्रोडक्ट एक एक कॉलम में दिया हुआ है, इन लोगों का हर बार क्या होगा, सेल्स वैल्यू जो है वो डिक्रीज ही होगा 20%। तो ये 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज, और ये जो है 25% इंक्रीज। इसमें देखो उल्टा, इसमें सब में 25% करके इंक्रीज हो जाएगा और ये जो है 20% डिक्रीज हो जाएगा। तो बस पहले क्वांटिटी में निकालेंगे, उसके बाद इसका रुपीज में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो सेल्स बजट फॉर 2012, तो प्रोडक्ट ए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो Q1, Q2, Q3, Q4। अब क्वांटिटी देखो क्या था 1250, इस पे 20% डिक्रीज करो तो 1250 इंटू 20%, यानी 250 डिक्रीज हो रहा है, माइनस इक्वल टू तो 1000 हो जाएगा। ये हो गया 1000। उसके बाद फिर इस पे 20%, 2950 पे 20% डिक्रीज करके देखो कितना आता है, 2950 इंटू 20%, 590 माइनस इक्वल टू 2360। और नेक्स्ट 2700 और 3100, तो 2700 इंटू 20%, 540 माइनस करोगे तो 2160, और ये हो जाएगा 2480 हो रहा है। ये देख लो 3100 इंटू 20%, 620 माइनस करोगे तो 2480, और ये 25% बढ़ा दो। ये जो सेलिंग प्राइस है 24 पे 25% इंक्रीज कर दो, 24 इंटू 25% 6 रुपीज होता है तो 30 करके हो जाएगा रुपीज, 30 रुपीज, 30 रुपीज, 30 रुपीज, 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000। ये रुपीज लिख देते हैं और अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 70,800, ये हो जाएगा 64,800, ये हो जाएगा 30,000, और इसका टोटल 2,40,000। ये हो गया प्रोडक्ट ए के लिए। अब सिमिलरली प्रोडक्ट बी के लिए होगा, प्रोडक्ट बी, क्वांटिटी, रेट, इसमें भी रुपीस लिख देते हैं, और ये हो गया अमाउंट, इसमें भी रुपीस लिख देंगे। अब ये जो रेट है 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 50 पे पहले 20% डिक्रीज कर लेते हैं, तो 50 इंटू 20%, 10 रुपीज माइनस इक्वल टू 40। तो ये रेट जो है 40, 40, 40, 40। Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा, अब ये 1600 इंटू 25%, तो 1600 इंटू 25%, 400 प्लस इक्वल टू 2000, तो ये हो जाएगा 2000, 2000 इंटू 40, 80,000। फिर नेक्स्ट है 800 पे 25%, तो 800 इंटू 25%, 200 प्लस इक्वल टू 1000, तो 1000 इंटू 40, 40,000। 1000 है, 1000 पे 20% यानी 1200, 1000 पे 20%, नहीं सॉरी 25%, 1000 पे 25%, 20%, 25%, 250, 1250, 1250 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 50,000। और लास्ट जो है 600, 600 पे 25%, 600 पे 25% हो जाता है 150, यानी 750 टोटल करके इंटू 40, तो 30,000 आ रहा है। तो 30,000, ये हो रहा है 2 लाख, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो
बस इतना ही पूछा था कि सेलिंग प्राइस के साथ मतलब क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस दोनों बता। तो ये हुआ भी है, जिन लोगों ने किया उन लोगों से हुआ भी है, ये इजी था। अच्छा, ये यहाँ तक हम लोगों का होमवर्क था। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये यहाँ से आज करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखो होमवर्क जो भी था वो पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने, जिसका जो हुआ था नहीं हुआ था तो मैंने पूरा ही कंप्लीट करवाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। A manufacturing company provides you the following information: प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, दो प्रोडक्ट इन लोगों का प्रोडक्शन होता है। मटेरियल X जो है, इसमें प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B दोनों में दो तरह का मटेरियल चाहिए होता है, एक मटेरियल X और एक मटेरियल Y। तो मटेरियल X जब हम लोग मार्केट में खरीदने जाएंगे वो 3 पर रुपीज करके है और Y है 1 पर किलो करके। प्रोडक्ट A है 2 किलो, प्रोडक्ट B है 4 किलो। प्रोडक्ट A है 1 किलो, प्रोडक्ट B 2 किलो। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट A प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल X चाहिए 2 किलो। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट A 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल X चाहिए 2 किलो और मटेरियल Y चाहिए 1 किलो। यानी अब 1 किलो खरीदेंगे X तो उसका 3 रुपीज है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 6 रुपीज, और 1 किलो Y का 1 रुपीज है तो 1 मतलब 7। मतलब 1 यूनिट प्रोडक्ट A प्रोड्यूस करने के लिए 7 रुपीज का मटेरियल का खर्चा होगा। प्रोडक्ट B देखो, प्रोडक्ट B चाहिए 4 किलो। अगर हम लोग प्रोडक्ट B चाहिए 4 किलो नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट B प्रोड्यूस करने के लिए X चाहिए 4 किलो और Y चाहिए 1 किलो, तो कितना खर्चा हो जाएगा? X खरीदने का खर्चा होगा 12 रुपीज और Y खरीदने का खर्चा होगा 2, यानी हो जाएगा 14 रुपीज। उसके बाद देखो यहाँ पर बताया ओपनिंग स्टॉक कितना है। मटेरियल X का ओपनिंग स्टॉक है 12,000 किलो और Y का है 2,000 किलो। एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 16,000 एंड 4,000। हम लोग को बोला है परचेज बजट कैलकुलेट करो। तो परचेज बजट किस तरह से कैलकुलेट होगा? हम लोगों को जितना सेल करना है उस हिसाब से हम लोग परचेज करेंगे। हम लोग को सेल पता है कि प्रोडक्ट ए हम लोग कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं 10,000। तो 10,000 के लिए बताओ कितना मटेरियल एक्स चाहिए। 10,000 के लिए कितना मटेरियल एक्स चाहिए बताओ, और कितना मटेरियल वाई चाहिए फॉर प्रोडक्ट ए। हेलो 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 हाँ मैम। बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज আসছে না? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম। আসছে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা তাহলে বলো, 20,000। 20,000 कि अगर हम लोग 10,000 यूनिट प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करेंगे और एक यूनिट के लिए अभी तो मैंने बताया 2 किलो चाहिए, तो 10,000 के लिए कितना चाहिए? 10,000 इंटू 2 किलो एक्स मटेरियल और वाई, क्योंकि हम लोग को करना क्या है मटेरियल परचेज बजट। तो कितना एक्स खरीदना पड़ेगा? 20 किलो एक्स खरीदना पड़ेगा और वाई कितना खरीदना पड़ेगा? 10,000 किलो। लेकिन हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक में 16,000 रखना है, तो ये 16,000 ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक में जो है वो माइनस करेंगे। सिमिलरली वाई के लिए भी करेंगे। अगर 4,000 प्रोड्यूस करना है तो 4 किलो के हिसाब से कितना खरीदना पड़ेगा और 2 किलो के हिसाब से कितना खरीदना पड़ेगा, और कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं वो ऐड करेंगे और जो ऑलरेडी हमारे पास है वो माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक में। तो ये देखो मटेरियल परचेज बजट, यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल परचेज बजट।
तो दो तरह का मटेरियल है, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, और ये दोनों ही चाहिए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए। तो बजटेड कंजम्पशन पहले लिख लेते हैं। बजटेड कंजम्पशन मतलब हम लोग कितना कंज्यूम करने वाले हैं। अब कंज्यूम कितना करेंगे वो तो ये गिवन स्टैंडर्ड पे है। अगर 10,000 किलो प्रोडक्शन करना है उसी हिसाब से हम लोग का मटेरियल कंजम्पशन होगा, और हम लोग को पता है कि प्रोडक्ट ए 1 यूनिट के लिए 2 किलो मटेरियल एक्स चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों लिख दिया मैंने। प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल एक्स हो जाएगा 10,000 इंटू 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20,000। और प्रोडक्ट बी के लिए कितना होगा, देखो 4 इंटू 4,000, तो 4,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बी मैंने नीचे लिखा है। अच्छा, प्रोडक्ट बी मैंने नीचे लिखा है। प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल एक्स, ये देखो मटेरियल एक्स जो है ये प्रोडक्ट बी के लिए हो जाएगा 4,000 इंटू 4, और वाई के लिए देखो 1000 इंटू 1, ये प्रोडक्ट ए के लिए। तो प्रोडक्ट ए देखो मैंने कहाँ लिखा है, प्रोडक्ट ए लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये रब करते हैं 4,000 इंटू 4, ये यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर लिख देते हैं 4,000 इंटू, और ये जो है यहाँ पर हो जाएगा मटेरियल वाई हो जाएगा प्रोडक्ट ए के लिए 10,000 इंटू 1, ये देखो 10,000 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 10,000, और प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल वाई, तो ये रहा मटेरियल वाई, ये रहा प्रोडक्ट बी 4,000 इंटू 2, तो 4,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8,000। इंटू करके लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दिए। तो ये हो गया 36,000 और ये हो गया 18,000। और हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक में जो रखना है वो हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक 16,000 एंड 4,000, तो 16,000 एंड 4, तो ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 52,000, और ये हो गया 22,000। अब लेस कर देंगे जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो लेस ओपनिंग स्टॉक वाला जो वैल्यू, और ओपनिंग स्टॉक में देखो कितना है 12,000 एंड 2,000, 12,000 और 2,000, तो लेस करके यहाँ पर आ जाएगा 20,000, और इसमें लेस करके आ जाएगा 40,000। तो इसमें लेस करोगे तो आ जाएगा 40,000। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 40,000 और 20,000, ये क्या है, ये किलो में आंसर है, किलो। अब रेट क्या है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। रेट है हम लोगों का, ये देखो 3 और 1 करके, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, रेट है 3 एंड 1, तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे, रेट हो जाएगा ₹3 एंड ₹1। तो बजटेड परचेज प्राइस 40,000 था, 40,000 इंटू 3 1,20,000, 20,000 इंटू 1 ₹20,000, और ये भी ₹1,20,000 बजटेड प्राइस। तो ये था सेल्स, सॉरी मटेरियल परचेज बजट, ये था मटेरियल परचेज बजट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70। 3 articles X, Y, Z are produced
इन ए फैक्ट्री, तो एक फैक्ट्री में 3 तरह का आइटम या फिर आर्टिकल बोल सकते हो प्रोड्यूस हो रहा है XYZ, दे आर थ्रू 2 कॉस्ट सेंटर A एंड B, मतलब 2 जगह पे इसका प्रोडक्शन चल रहा है, एक है कॉस्ट सेंटर A, एक है कॉस्ट सेंटर B। फ्रॉम द डेटा फर्निश्ड कंपाइल ए स्टेटमेंट फॉर बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन इन बोथ द सेंटर, मतलब मशीन यूटिलाइजेशन जो है मतलब कितना आवर मशीन चल रहा है या फिर मशीन चल रहा है तो वहां पर जो लेबर काम कर रहा है, मटेरियल लग रहा है, खर्चा क्या है, तो ये बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन जो है उस पर हम लोगों को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखो सेल्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ये पहले ही पता है हम लोगों को XYZ, ये 3 तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एनुअल बजटेड सेल दिया हुआ है, ये तीनों। ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी इतना इतना यूनिट है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है डायरेक्टली नहीं बताया, बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल्स, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल। तो मुझे बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या होगा XYZ का, तुम लोग बताओ, अब यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि बताया है कि 2 मंथ सेल का, इसका मतलब हम बता देते हैं 2 महीने के सेल जितना होगा, 2 मंथ्स का सेल जितना क्वांटिटी होगा, जितना यूनिट्स होगा उतना ही क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो बताओ X का क्लोजिंग स्टॉक, Y का क्लोजिंग स्टॉक और Z का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 800 400 400 800 400 400। देखो कैसे होगा, 4,08,000 ये एनुअल सेल है, यानी ये कितने दिन का सेल है, 12 मंथ्स का। तो अगर 12 मंथ्स का 4,800 है तो पर मंथ का कितना हो जाएगा 400, और इंटू 2 मंथ्स का फिर कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दो। अगर 12 मंथ्स का 400 है तो इंटू 2 कर दो, तो 2 महीने का आ जाएगा, ये तो 1 मंथ का हो गया, तो कितना हो जाएगा 800। फिर नेक्स्ट 2400, ये कितने मंथ का है, एनुअल यानी 12 मंथ्स का है, और 2 मंथ्स का इंटू करोगे तो आ जाएगा, तो ये 12 2 से कितना हो जाएगा 200 इंटू 2 400, और सेम डेटा है इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक गिवन था, बजटेड सेल हम लोगों का गिवन है। उसके बाद देखो मशीन आवर यहाँ पर दिया हुआ है, मशीन आवर जो है, मशीन आवर रिक्वायर्ड क्या दिया हुआ है, मशीन आवर दिया हुआ है कि पर यूनिट, ये देखो मशीन आवर दिया हुआ है पर यूनिट, मशीन ए मशीन बी, 2 तरह का मशीन यूज हो रहा है 2 जगह पे, मतलब कॉस्ट सेंटर ए और कॉस्ट सेंटर बी पे। XYZ के लिए, X के लिए 30, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है, एक यूनिट के लिए 30 आवर्स, 200 आवर्स और 30 आवर्स, और यहाँ पर 70 100 और 20, ये क्या है मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट के लिए इतना इतना टाइम मशीन चलेगा। हम लोग को बोला है प्रोडक्शन बजट एंड मशीन यूटिलाइजेशन बजट। तो प्रोडक्शन बजट को हम लोग कैलकुलेट इजीली कर लेंगे। प्रोडक्शन हम लोग को कितना करना है, जितना सेल करना है उतना प्रोडक्शन करना है, और जितना क्लोजिंग स्टॉक पे रखना है वो भी प्रोडक्शन करना है। यानी यहाँ पर जो सेल था प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग को मिल जाएगा बजटेड प्रोडक्शन। फिर हम लोग मशीन यूटिलाइजेशन बजट करेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट पर्टिकुलर X Y Z, 3 तरह का प्रोडक्ट है। बजटेड सेल पहले वाला था 4,800, फिर दोनों ही था 2,400 2,400, ये सब है यूनिट में। फिर ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि डायरेक्टली गिवन नहीं था, हम लोगों को कैलकुलेट करना था क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक आया था इस तरह से 4,800 इंटू 2/12, तो ये था 800, और यहाँ पर था 2,400 इंटू 2/12 400, और ये भी 400 होगा, इसको और अलग से नहीं करते, सेम ही डेटा है, तो ये वाला भी हो जाएगा 400। और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है पहले वाले का 600 300, पहला था 600 फिर था 300 और लास्ट में था 800। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा बजटेड प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करना है।
तो ये हो जाएगा 5000, 800 माइनस 600 200, और यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस 300 100, ये हो गया 2500, और ये हो गया -4 मतलब 2000। ये हो गया बजटेड प्रोडक्शन और जो कि है यूनिट। अब जितना प्रोडक्शन होगा मशीन आवर भी उतना ही जरूरत होगा, तो मशीन यूटिलाइजेशन बजट, मशीन यूटिलाइजेशन बजट। मशीन दो तरह का है, मशीन ए एंड मशीन बी, और प्रोडक्शन यूनिट्स, मशीन आवर्स पर यूनिट, टोटल मशीन आवर्स। तो देखो मशीन ए का जो मशीन आवर पर यूनिट है, प्रोडक्ट एक्स के लिए 30, वाई के लिए 200, जेड के लिए 30। तो यहाँ पर हम लोग मशीन ए में क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। और ये जो है मशीन आवर गिवन है 30, 200 और फिर से 30, और यूनिट तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5000, 2500 एंड 2000। तो 5000, 2500 और 2000। और मशीन बी, इसमें भी 3 तरह का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, और प्रोडक्शन उतना ही है, 2 जगह पे होगा ना, 2 मशीन यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो 2500 सेम यूनिट के लिए पहले 2 कॉस्ट सेंटर, एक बार मशीन ए में होगा काम, फिर मशीन बी में होगा। दोनों प्रोडक्ट एक्स के लिए एक बार मशीन ए फिर मशीन बी, प्रोडक्ट वाई के लिए मशीन ए मशीन बी, प्रोडक्ट जेड के लिए मशीन ए मशीन बी, इस तरह से हो रहा है। और ये है 70, 100 एंड 20। तो ये देखो 70, 100 एंड, तो मशीन आवर्स टोटल कितना हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 50 और 40 यानी 5 लाख, और ये हो गया 60,000। तो अब इसका टोटल करेंगे 7,10,000। अब ये 35,000, 2,50,000, और ये 70 और एक 0 होगा 3,50,000, और ये हो गया 2 2 4 40, 40,000। तो ये हो जाएगा 40,000 और ये 6,40,000। $6,40,000 होगा, 2,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 40,000, हाँ 6,40,000। तो ये मशीन आवर यूटिलाइजेशन बजट हो गया कि कितना टाइम मशीन यूज हो रहा है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 ये करवा देते हैं, फिर बाकी तो होगा। X Limited manufacturing 3 products has the following direct labor requirement for the product. Direct labor requirement क्या है ये पहले बताया गया है, और ये जो है ये 3 प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट ये देखो 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, और ऑपरेशन जो है वो देखो जब मतलब 3 जैसे प्रोसेस के तरह 3 ऑपरेशंस के बाद फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन में जब प्रोडक्ट 1 यूज होगा तो लेबर 18 पर यूनिट के लिए 18 मिनट्स में दिया हुआ है। एक यूनिट के लिए प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए
फर्स्ट ऑपरेशन में 18 मिनट्स चाहिए एक लेबर का, फिर प्रोडक्ट 2 के लिए 42 मिनट्स, प्रोडक्ट 3 के लिए 30 मिनट्स। ऑपरेशन 2 में प्रोडक्ट 1 जो है उसका कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट 2 एंड 3 का होगा, उसके लिए टाइम चाहिए 12 मिनट्स 24 मिनट्स, ये सब मिनट्स में दिया हुआ है। और ऑपरेशन 3 जब एग्जीक्यूट होगा तो प्रोडक्ट 1 के लिए ऑपरेशन 3 में 9 मिनट्स चाहिए एक यूनिट के लिए, प्रोडक्ट 2 के लिए 6 मिनट्स चाहिए और प्रोडक्ट 3 में यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा। The factory works 8 hours per day, 6 days in a week। जो फैक्ट्री में काम होता है वो 8 hours per day होता है, एक दिन में 8 hours, और 6 days in a week, एक वीक में 6 दिन होता है, मतलब एक दिन छुट्टी रहता है। तो 1 वीक जो है इन लोगों का 1 वीक में कितना दिन काम होता है, 6 डेज काम होता है, और एक दिन में 8 घंटा काम होता है। तो बताओ टोटल कितने आवर्स काम हो रहा होगा, 6 डेज में कितना आवर्स काम होगा। देखो क्योंकि यहाँ पर बताया है कि फॉर 1 डे 8 आवर्स, मतलब एक दिन आएगा कोई भी 8 घंटा काम करेगा एक लेबर, और पूरे हफ्ते में 6 दिन काम होता है, तो पूरे हफ्ते में कितना घंटा काम होगा, 48 बिकॉज 6 into 8 48 आवर्स काम होगा। अब देखो each budget quarter has 13 weeks and in terms of leave, holidays and other cases 124 hours are lost in each quarter। तो बता रहा है कि हर एक क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर वाइज जब काम हो रहा है तो हर एक क्वार्टर में 13 वीक होगा, ठीक है। तो 48 आवर्स तो 1 वीक के लिए हो गया, 6 डेज से इनटू किया, मतलब 1 वीक में कितना टाइम काम होगा, 1 वीक में काम होगा 48 आवर्स, इसका मतलब तो 13 वीक्स में कितना काम होगा, 13 इंटू 48 बताओ कितना होता है। 1 वीक में अगर 48 आवर्स काम हो रहा है, बिकॉज 1 वीक इक्वल टू 6 डेज, और 6 डेज में 48 आवर्स काम हो रहा है, तो 1 वीक में 48 आवर्स काम हो रहा है, तो 13 वीक में कितना टाइम काम होगा बताओ, 13 इंटू 48 आवर्स करके बताओ कितना होता है। 624 आवर्स काम हो रहा है, लेकिन 124 आवर्स जो है वो बेकार हो जाता है। क्यों, हर एक क्वार्टर में बेकार हो जाता है, बिकॉज ऑफ लीव, ठीक है, हॉलीडेज और अदर कुछ कॉजेस होता है, तो 124 आवर्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली कितना टाइम काम होगा, तो माइनस करके बताओ 124 आवर्स, तो काम करने के एक्चुअल प्रोडक्शन आवर कितना होगा फिर 500। हाँ, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 500 आवर्स होगा। अब क्या बताया, देखो ऑपरेशन 1 to 3 हैव बजटेड आवरली रेट फॉर द वर्कर्स लोगों को जब हम लोग काम करवा रहे हैं, तो ऑपरेशन 1 to 3 जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी हो गया, ये सारा ऑपरेशन में लेबर लोग को इतना टाइम, इतना मिनट्स टाइम लगेगा। अब एक एक जन को पेमेंट क्या करना, ऑपरेशन 1 में जितने भी लेबर काम करेंगे उन्हें 16 रुपए करके मिलेगा, फिर 20 रुपीज, और बाकी ऑपरेशन 3 में 24 रुपीज करके मिलेगा आवरली बेसिस, ठीक है। तो ये मिनट्स है, ये आवरली बेसिस दिया हुआ है, तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। बजटेड सेल्स फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर दिया हुआ है, प्रोडक्ट 1 2 3 तीनों का क्या दिया हुआ है, बजटेड जो है ये सेल दिया हुआ है। उसके बाद देखो क्या बोला है, उसके बाद बोला है देयर वर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 एंड 400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 3। प्रोडक्ट 1 का कुछ भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, प्रोडक्ट 2 एंड 3 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5000 और 4000 यूनिट। इट इज प्रपोज टू हैव क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द बजट। क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्ट 1 और 3 का दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है, 2 एंड 3 का दिया हुआ है ओपनिंग, और 1 एंड 3 का दिया हुआ है क्लोजिंग। तो इस हिसाब से हम लोग को प्रोडक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले प्रिपेयर करना है, देखो लिखा हुआ है प्रोडक्शन बजट। सबसे पहले यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, मतलब अलग अलग पार्ट में हम लोग का आंसर पूछा है। सबसे फर्स्ट जो हम लोग को प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करना है, तो प्रोडक्शन बजट के लिए हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो अभी हम लोगों ने रीड किया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सेल जितना करेंगे ये भी दिया हुआ है, तो सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्शन बजट।
तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन बजट, बजटेड सेल, ऐड हो जाएगा एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक, सॉरी एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक, लेस हो जाता है एस्टिमेटेड ओपनिंग। तो बजटेड सेल है 9,000, 15,000, 12,000, 9,000, 15,000, 12,000। और ये है प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और ये है प्रोडक्ट 3। और ये डेटा है यूनिट में, ये भी है यूनिट और ये भी है यूनिट। और एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक देखो 5,000 और 4,000, 2, 3 का। तो 5,000 और 4,000। और ओपनिंग स्टॉक का देखो, ओपनिंग स्टॉक का है 1 और 3 का 1,000 और 2,000, 1,000 और 2,000। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन। तो 5,000, 5,000, 4,000 ओपनिंग स्टॉक, सॉरी 5,000, 4,000 ये ओपनिंग स्टॉक का डेटा है, मैंने गलत लिख लिया। ये 5,000, 4,000 जो है ये ओपनिंग स्टॉक का है। एक बार फिर से देखो, ये देखो 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, ये ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 5,000 प्रोडक्ट 2 और 4,000 प्रोडक्ट 3। तो ओपनिंग स्टॉक में लिखेंगे 5,000 प्रोडक्ट 2 और 4,000 प्रोडक्ट 3 और क्लोजिंग स्टॉक का है 1,000, 2,000। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा, ये हो गया, ये भी हो जाएगा 10,000 बिकॉज ये -2 और 2, ये हो गया प्रोडक्शन बजट। ये हो गया पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, प्रोडक्शन बजट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर आवर्स कितना चाहिए उसका बजट होगा। जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था मशीन आवर्स, उसी तरह से। तो लेबर लोग जो है वो 3 तरह का ऑपरेशन के साथ इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट 3 तरह का बन रहा है। तो प्रोडक्ट 1, 2, 3, प्रोडक्ट 1, 2, 3, ऑपरेशन 1, फिर ऑपरेशन 2 के लिए भी प्रोडक्ट 1, 2, 3, यूनिट्स, कितना यूनिट्स प्रोडक्शन होगा और कितना टाइम चाहिए, टाइम पर यूनिट वो मिनट में दिया हुआ था, और टोटल टाइम। तो इससे हम लोग को मिल जाएगा टाइम वाला जो बजट है। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन 3, अच्छा ऑपरेशन जो है वो इस तरह से यूज किया हुआ है, ये 1, ये 2, तो 3 इसमें भी प्रोडक्ट 1, 2, 3, 10, 10, 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। और यूनिट जो है 10,000, क्योंकि अभी हम लोगों ने बजटेड प्रोडक्शन कैलकुलेट किया कि तीनों प्रोडक्ट ही हम लोगों का 10, 10,000 करके आया। तो ये देखो ऑपरेशन 1 के लिए 1, 2, 3 तीनों प्रोडक्ट में 18, 42 और 30, 18, 42 और 30, तो 18, 42 और 30 मिनट्स करके चाहिए। के बाद
12, 24, 2 और 3 के लिए, तो इसमें कुछ काम नहीं है। 12 और 24 ये सब है मिनट्स। मिनट्स और ये लास्ट वाले के लिए 9 and 6, तो 9 and 6 यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब हम लोग को टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इनटू करेंगे 1 यूनिट के लिए 18 मिनट, तो 10,000 यूनिट के लिए कितना मिनट हो जाएगा, और इसे आवर्स में कन्वर्ट करके मुझे बताओ। 10,000 के लिए कितना मिनट होगा, 1 यूनिट के लिए 18,000 मिनट, 18 मिनट, तो 10,000 यूनिट के लिए कितना मिनट हो जाएगा, 1,80,000। देखो 10,000 इंटू 18 करके देखो, 1,80,000। अब इसको कैसे ट्रांसफर करोगे, आवर्स में डिवाइडेड बाय कितना करोगे, बताओ। मिनट्स को आवर्स में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाय कितना करोगे, 60, तो डिवाइड 60 करो, तो कितना आवर्स आ रहा है, 3,000 आवर्स। फिर इसमें भी सेम, 10,000 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 60, तो आ जाएगा 7,000 आवर्स। फिर 10,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60, तो आ जाएगा 5,000 आवर्स। अब टोटल कर लो कितना हो रहा है, 7, 3, 10, 5, 15, 15,000 आवर्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो है ऑपरेशन 2 जो है उसमें प्रोडक्ट 1 का कुछ भी और एक्टिविटी नहीं हो रहा है। फिर 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 2,000। फिर 10,000 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 60 यानी 4,000 आवर्स, ये हो जाएगा 6,000 आवर्स, 6,000 आवर्स। नेक्स्ट 90,000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 1,500 आवर्स, और 60,000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 1,000। यहाँ कुछ नहीं, तो 2,500 आवर्स। तो ये हो गया हम लोगों का जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, दैट इज कितना करके लेबर आवर्स का रिक्वायरमेंट होगा उसका कैलकुलेशन। फिर नेक्स्ट बोला है अवेलेबल लेबर आवर्स पर वर्कर पर क्वार्टर। तो अवेलेबल लेबर आवर्स कितना है पर वर्कर पर क्वार्टर, ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया था कि हम लोग का टोटल लेबर आवर्स जो आ रहा था वो 624 आ रहा था, और जिसमें हम लोगों का लॉस्ट हो रहा था 124 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो एक्चुअली कितना टाइम काम होगा जस्ट वही पूछा है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। छोटा सा आंसर है अवेलेबल लेबर आवर पर वर्कर, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन ए क्वार्टर, सॉरी टोटल आवर्स इन ए क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में 13 वीक काम होता है और एक वीक में 6 दिन काम होता है, तो टोटल कितने दिन काम हो जाएगा इनटू 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स। तो ये हम लोग का आंसर आया था 624 आवर्स, और इसमें लॉस्ट हो जाता है वो लेस करेंगे, लेस आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लीव, और क्या रीजन था, ड्यू टू लीव हॉलीडेज एक्सेट्रा। 124 आवर्स, तो आंसर हो जाएगा 500 आवर्स। तो नेट अवेलेबल आवर्स
500 आवर्स। ये था हम लोग का क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट पूछा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितना नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए हम लोग। तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड पार्ट 4 जो है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड मतलब हम लोगों को कितना वर्कर चाहिए अगर हम लोगों को इतना टाइम काम करवाना है। तो देखो ऑपरेशन 1 जो है उसके लिए कितना टाइम काम करना पड़ रहा है, 15,000 आवर्स, ये 6,000, और इसके बाद वाला है ये हम लोग सही क्या है 2,500। अच्छा तो देखो नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हम लोगों का ये देखो ऑपरेशन 1 में कितना टाइम काम होगा, 15,000 आवर्स काम होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ऑपरेशन 1, इसमें टोटल लेबर आवर्स कितना चाहिए, 15,000 आवर्स काम करवाना चाहिए, और हम लोगों का अवेलेबल आवर्स है कितना, टोटल 500 आवर्स। तो बताओ कितना वर्कर्स चाहिए। 500 आवर्स हम काम करवा सकते हैं, और ऑपरेशन 1 में अगर 15,000 आवर्स काम हो रहा है तो कितना लेबर काम कर रहा होगा, 15,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 500, तो 30 वर्कर काम कर रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया है कि प्रोडक्ट 1 to 3 प्रोडक्शन करने के लिए ऑपरेशन 1 जो हो रहा है वो टोटल 15,000 घंटे का हो रहा है, और हम लोग काम जो कर रहे हैं वो पूरे 13 हफ्ते का पर डे 8 आवर्स बेसिस पे, एक हफ्ते में 6 दिन काम करने के हिसाब से 13 हफ्ते में 500 घंटा काम हो रहा है। एक्चुअली 624 हो रहा है, लेकिन 124 जो है वो लॉस्ट हो जा रहा है, काम हो रहा है। और ऑपरेशन 1 में अगर 15,000 आवर्स काम हो रहा है तो कितना लेबर काम कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 30 वर्कर्स काम कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से ऑपरेशन 2, इसमें 6,000 आवर्स जो है वो टोटल काम हो रहा है, और हम लोग के पास अवेलेबल आवर्स है 500। इसका मतलब कितना लोग काम कर रहा है, 12 वर्कर। डिवाइड करेंगे ऑपरेशन 3 में टोटल काम हो रहा है 2,500 आवर्स, जबकि हमारे पास अवेलेबल आवर्स है 500। तो इसका मतलब कितना जन काम कर रहा है, 5 वर्कर्स। तो टोटल 5, 12 एंड 30, तो 5, 12 एंड 30 हो जाता है 47 वर्कर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बचेगा। तो लेबर को कितना पेमेंट करना है, लेबर जितना आवर्स काम कर रहा है, और रेट बताया गया था ये देखो ₹16, 20 एंड 24। लेबर जितने घंटे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ₹16, 20 एंड 24। तो ऑपरेशन 1, 2, 3 तीन तरह का ऑपरेशन हो रहा है। लेबर आवर्स अभी हम लोगों ने देखा है 6,000, 2,500, और ये ऑपरेशन 1 का था 15,000, 6,000 और 2,500। और रेट जो है ये क्वेश्चन में गिवन है 16, 20 एंड 24। लेबर कॉस्ट ये इंटू करो 2,40,000 आएगा, ये आ जाएगा 1,20,000 रुपीज में, 2,40,000, 1,20,000, और ये आ रहा है 24 into 25, 60। तो टोटल 4,20,000। तो ये था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। ये है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसका बजट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये पूरा जो क्वेश्चन था इसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, और हर एक पार्ट में अलग अलग आंसर्स पूछे गए। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है, ये दो होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम ये
पीडीएफ सेंड कर देंगे तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आंसर के साथ ही है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आई होप कि ये हो जाएगा तुम लोगों का, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए हैं, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, तो ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो आज का क्लास यही ओवर होता है। अगर कुछ पूछना है तो पूछो।